नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे आपको। तो सबसे पहली खबर होगी 18 प्लस से लेकर जो 44 के आयु तक में लोग हैं उनको वैक्सीनेशन अब बिहार में दिया जा रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत की जा चुकी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन की कमी पड़ रही है, तो इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर होगी कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही, यानी जैसे ही जेल से उन्हें आजादी मिली और उसके बाद से जमीनी स्तर पर अब राजनीतिक घमासान भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बजे आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ लालू प्रसाद यादव की बैठक होनी थी। अभी तक वो बैठक हुई नहीं है, लेकिन इस पर भी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार का उत्साह आरजेडी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर होगी कि कैसे बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है और अब किसान इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि जनवरी के माह में उनके धान की कटाई हो गई थी, धान क्रय केंद्रों तक उनके धान को वो लेकर के गए, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम बिहार में बदल रहा है, ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि खुले में उनका अनाज रखा हुआ है और कई क्विंटल धान रखा हुआ है, तो कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। तो उसको भी हम बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से 18 प्लस लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू। राज्य सरकार को मिली 3.5 लाख डोज। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी। एक्टिव मोड में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। आज आरजेडी कार्यकर्ताओं संग वर्चुअल मीटिंग। आरजेडी नेता बोले बहुत जल्द बिहार में भी खेला होगा। कोरोना रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत। डिप्टी सीएम ने सामुदायिक किचन का किया दौरा, लोगों को खुद परोसे भोजन। बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल। सदर अस्पताल के शौचालय में पड़ी मिली शराब की खाली बोतलें। तो आज से बिहार में 18 प्लस वर्ष से अधिक उम्र वाले का कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। राज्य सरकार को 18 प्लस वालों के लिए 3.5 लाख डोज टीका शनिवार को ही उपलब्ध हो गया है। इसके बाद विभाग ने राज्य के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने खुद ट्वीट कर दी। हालांकि राज्य में 1 मई से 18 से 44 साल के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं होने के चलते ये काम शुरू नहीं हो सका। इसमें करीब 1 सप्ताह की देरी हुई। तो पटना में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि 1 मई से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इसमें देरी भी देखी गई। देरी की वजह ये बताई गई क्योंकि केंद्र से कई ऐसे राज्यों की तरफ से एक ही बात कही गई थी कि केंद्र की तरफ से उन्हें अभी पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं मिली है। वैक्सीन की खेप उनके पास नहीं होने की वजह से वो अभी 18 प्लस के लोगों को टीका नहीं दे सकते हैं कोरोना का, और यही वो वजह थी जिस वजह से देरी हुई थी, विलंब हुआ था। लेकिन अब जब राज्य सरकार के पास से 3.5 लाख डोज बरामद की जा चुकी है, तो 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण भी अब शुरू कर दिया गया है। और इसी के तहत कई ऐसे सेंटर्स है जहां पर आज से इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार गौतम हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। कुमार गौतम जी, सबसे पहले ये बताइए कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आज से तो 18 प्लस के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना था। अब तक क्या वाकई जमीनी स्तर पर लोगों को टीका लग रहा है, या लोगों में अभी मायूसी ही देखने को मिल रही है कि उन्हें टीका नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए 18 प्लस की बात सरकार ने पहले भी कही थी, और आज से जिस तरह से 18 प्लस वाले लोगों को टीका लगना था, इसी उत्साह के साथ लोग पहुंचे थे। कुछ जगहों पर टीका लगाया भी गया है। गर्दनीबाग का जो अस्पताल है पटना का, वहां पे लगाया गया है। कुछ जगहों पे देरी हुई है, लेकिन उसमें मायूसी की बात नहीं है। सरकार ने दावा किया है कि लगभग सभी जगहों पर टीका लगेंगे, इसमें कोई उदासी की बात नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि आबादी के हिसाब से 18 प्लस के लोगों ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, या जो आपाधापी थी, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई है। और जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पे बनाने की बात कही गई थी, सरकार ने जो दावा किया था कि स्कूल कॉलेज के अंदर अब ये टीके भी पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ी सी व्यवस्थाओं में अभी पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि 18 प्लस के लोगों को जल्द ही टीका मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर भी अब ये टीके पड़ने लगे हैं,
और थोड़ी बहुत मायूसी उन लोगों में है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, लेकिन अब चूंकि अपनी बारी का इंतजार करना होगा, खुद केंद्र पे जाना होगा, तब जाकर के आपको वहां पे टीके लगेंगे। तो कुल मिलाकर आज पहला दिन था, ऊहापोह की स्थिति थी, लोगों में संयम नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उसमें बिहार में आज से टीके लगने शुरू हो गए। जी ठीक है, लेकिन कुमार गौतम जी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जबकि वैक्सीनेशन पर लोग धक्का मुक्की भी करते हुए नजर आते हैं, तो क्या लोग यहाँ पर संयम रखते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिला जमीनी स्तर पर? देखिए, जिस तरह से जो आपाधापी किसी ट्रेन की यात्रा में टिकट कटाने को लेकर के होती है, ठीक वही स्थिति है। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कह लें, या जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो पाना, 2 गज की दूरी का पालन न हो पाना, या अभी भी लोगों को लगता है कि अगर हम पहले टीका ले लेंगे तो शायद जीत जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। और जो सिस्टम है उस पर लोगों ने कभी कभी इस बात का आरोप लगाया कि जैसे नगर निगम क्षेत्र में जहां कहीं भी टीके लग रहे हैं, अगर नगर निगम के किसी व्यक्ति ने पहले से किसी अपने पसंदीदा आदमी को पहले कतार में ले ली तो सिस्टम वहीं पे टूटता है। यदि आप सिस्टमैटिक तरीके से जो कंट्रोल कर रहे हैं इसको, अगर एक एक करके लोगों का रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे और तब होता जाएगा तो शायद ये भीड़ नहीं लगेगी। लेकिन सरकार जिस तरह से जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं फेलियर, या जो पहले हम के चक्कर में जनता पहले चाहती कि पहले मेरा हो जाए, जो लैंड में बाद में आया है, तो लोगों को अंदर अभी भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके अपनी टिकट कटाने वाली स्थिति है। इसलिए हाँ, अगर यहाँ पर राज्य सरकार अगर पुलिस बल के जवानों की मुस्तैदी कर दे जैसे मतदान केंद्र पे होता है, तब जाकर के सिस्टमैटिक रूप से लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। वरना दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन चूंकि अचानक से 18 प्लस की जो भीड़ है उस भीड़ को समझना होगा। यहाँ पर 18 प्लस के लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि चाहे आप जितने स्वास्थ्य केंद्र या जितने भी स्कूल या कॉलेज में आप व्यवस्थाएं कर दें, ये भीड़ बहुत ज्यादा है। वहां पर पुलिस बल के जवान भी होने चाहिए, तब जाकर के ऐसी स्थिति नहीं होगी। जी ठीक, लेकिन कुमार गौतम जी, आपने कहा कि आपाधापी वाली जो स्थिति बनी हुई है, क्या यहाँ पर लोगों के पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का मैसेज नहीं जा रहा है? ये मैसेज के बिना ही पहुंच जा रहे हैं, ये मैसेज आने के बाद ही वो यहाँ सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं? देखिए, मैसेज का जहां तक सवाल है तो पहले की प्रक्रियाओं पे थोड़ी सी पाबंदी है। पहले लोग अमूमन रजिस्ट्रेशन कराते थे तो वहां जाते थे, या जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उस आधार पे उनका रजिस्ट्रेशन वहां पे होता था। सरकार ने इस बार मना कर दिया। सरकार ने साफ तौर पे कर दिया है कि आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप पहले से रजिस्टर्ड होंगे, आप अपनी जो बारी है उसका इंतजार पहले से कराएंगे, और जिस जगह पे आपने कराया है रजिस्ट्रेशन उसी जगह पर आपको अमुक स्थान पे जाके टीका लेना होगा। ठीक। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब लोग जाते हैं तो वहां पहले से ही लोग पहुंचे रहते हैं। तो अभी आज पहला दिन है जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जल्द ही इन चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, और जहां कहीं भी टीका केंद्र है वहां पर सबको टीके लगेंगे। सरकार भी चाहती है कि राज्य के तमाम वासियों को, राज्य के तमाम लोगों को 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको टीका लगे। तो एक बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन कुमार गौतम जी, सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरीके से अगर उनके पास मैसेजेस जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो बात की बात हो जाती है, लेकिन जब खुद ही लोगों के बीच भी इतनी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो अपनी ना तो बारी का इंतजार करते, ना उन्हें इस चीज का भय है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेज रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन वो फिर भी इस तरीके से आपाधापी का माहौल बनाते, भीड़ इकट्ठा करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। क्या ऐसे में सेंटर्स के बाहर में किसी प्रकार के फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, या यूं ही लोग अपने मन के हिसाब से चले जाते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर अब जो व्यवस्थाएं, चूंकि देखिए चीजों को समझना होगा कि जब 60 प्लस के ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे,
वो आपाधापी नहीं कर सकते थे, वो पहली बार अपनी बारी का इंतजार करना या किसी के ऊपर कूद करके जाना, तो ये 60 के ऊपर के लोग नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद फिर जब 45 प्लस की बारी आई तो एक उम्र का एक मतलब 60 से थोड़े से पहलवान या थोड़े से मजबूत ज्यादा थे, लेकिन 45 के बाद के लोगों में भी संयम देखने को मिला। उसमें पुरुषों और महिलाओं की जो पुरुष और महिला की जो तादाद थी, वो सेंटर पे जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन दिखाते थे, वहां पे भीड़ नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको पता था कोरोना में संयम रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो तमाम चीजें थी। लेकिन जब 18 प्लस की बारी आई तो ये अति उत्साह वाले लोग हैं। 18 प्लस के पास जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वो हर जगह देखने को मिलता है। बात चाहे फिल्म के लिए, कतार के लिए टिकट लेनी हो, रेलवे स्टेशन का यात्रा के लिए टिकट लेनी हो, या फिर किसी वैक्सीनेशन के लिए, तो इनको लग रहा है कि यदि हम थोड़ा सा उत्साह दिखाएंगे या वहां गए किसी ने देरी कर दी तो थोड़ा उसको डांटना डपटना, इनको ये सारी चीजें इस उम्र के लोगों में ज्यादा है। तो वैक्सीन लेने के बाद या वैक्सीन लेने से पहले भी इनको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको संयम रखना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा, तभी जाकर के आप इन वैक्सीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपाधापी में कहीं ना कहीं आप अगर कहीं किसी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए, तब जाकर के आप अपने घर तक उस संक्रमण को लेके जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें बिल्कुल अब बिना फोर्स के या बिना पुलिस के जवान के या स्थानीय थाना क्षेत्र के जिस भी इलाके में हो रहे हैं, कम से कम 2 कांस्टेबल वहां पे देने पड़ेंगे, तब जाकर के कम से कम एक सीरियल रूप में कतारबद्ध तरीके से लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें होती है। पहला एक काउंटर होता है जहां पर जो उस स्वास्थ्य विभाग के या जो इंजेक्शन देते हैं उसके कर्मचारी होते हैं, जो आदमी को उस अमुक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नोट करते हैं। उनके पास 2 लोग होते हैं। उसके अलावा एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो नर्स रहते हैं या नर्स या डॉक्टर जो भी कह लें, तो उनके साथ एक अटेंडेंट रहते हैं। तीसरा एक रेस्ट रूम होता है, रेस्ट रूम में जहां पर आप इंजेक्शन के बाद आधा घंटा बैठते हैं, तो वहां पर एक डॉक्टर होता है और जो सलाह देता है कि आपको इंजेक्शन लेने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 20 या 25 कुर्सियां रहती है। लेकिन यदि आज अगर मान लीजिए 20 या 25 कुर्सियां हैं और 100 लोग पहुंच गए, तो बाकी के जो 75 लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के पीछे खड़े होना, तो ये सारी चीजें शुरू के दौर में नहीं देखने को मिली, लेकिन अब ये चीजें देखने को मिल रही। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है और जो लोग हैं वो थोड़ा सा आपाधापी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन संभवतः कि उनको भी ये बातें समझ में आएगी कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन है, इसी गाइडलाइन के तहत ही आप इंजेक्शन ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपको भी खतरा है और आपके समाज के लोगों को भी खतरा है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा भी कई सेंटर्स में देखा जा रहा है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करने को तक तैयार नहीं और आपाधापी का माहौल वहां पर बन रहा है, भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, तो ऐसे में कंट्रोल करना भी उन्हें बेहद मुश्किल सा हो जा रहा है। तो बिहार में खेला हो गए, यानी कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने और दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। आज कई दिनों बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने नेताओं विधायकों के सामने वर्चुअल मुखातिब होंगे। आरजेडी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि लालू को बेल मिलने के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के कई नेताओं ने हाल फिलहाल में बयान दिया था कि बहुत जल्द बिहार में भी खेला होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार ये बयान सामने आ रहे थे कि खेला होबे, लेकिन अब ये किस तरीके से खेल होता है शुरू, क्योंकि अब मीटिंग फिलहाल बिहार में शुरू हो चुकी है। 2 बजे ये मीटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग कुछ वक्त पहले ही शुरू हुई है और देखना अब ये होगा कि आखिर इस मीटिंग के बाद से नतीजे क्या निकल करके सामने आते हैं। और इस पर हमसे चर्चा के लिए चित्रंजन गगन जी आरजेडी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पे।
धन्यवाद। चितरंजन जी, जिस तरीके की वर्चुअल मीटिंग में बुलाई गई और 2 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन खैर देर हो गई है थोड़ी सी, पर मीटिंग जो चल रही है, इस मीटिंग को क्यों बुलाया गया? मतलब क्या ऐसा खास है इस मीटिंग में जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, मीटिंग कोरोना जो बिहार में फैला हुआ है, कोरोना में स्थिति बनी हुई है, भगवान भरोसे लोग हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस जो है भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके घर पर एम्बुलेंस रखा हुआ है, लोग यहाँ पर साइकिल पर और ठेला पर मरीज को ढो रहे हैं, जो माने सब है उसको लोग ढो रहा है। जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, इसी पर विचार करने के लिए, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, स्वाभाविक है जब हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर है तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। और इसी सिलसिले में वे सभी विधायकों से या जो विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के उम्मीदवार थे उनसे अभी बात कर रहे हैं और कहाँ पर क्या स्थिति है, किस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल लोगों के कष्ट को दूर करने में पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है, इसी पर भी चर्चा। ठीक है, लेकिन ये कहना आरजेडी नेताओं की तरफ से कि खेला हो बे, तो ये खेला किस बात को लेकर के? देखिए, खेला होना है, जो स्थिति बिहार में है तो खेला तो होना है। जैसे बंगाल में खेला हो गया तो अब बिहार में खेला होना है, खेला तो होगा। बिहार के लोगों को ये एनडीए की सरकार, भाजपा और जनता दल ने भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी और खेला तो होगा ही। ठीक, लेकिन वहीं जेडीयू का भी ये कहना है कि क्या यही करने के लिए लालू प्रसाद यादव जेल से छूटकर बाहर आए थे, उन्हें दोबारा से राजनीति में सक्रिय होने के लिए? नहीं, माने शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। उन लोगों का केवल काम यही है, केवल यही काम है लालू परिवार के खिलाफ में बैठ के बयान देना। इसी में बैठ कर बयान देते हैं, जनता त्राई किए हुए इसकी फिक्र नहीं है। तो वो जनता को, बिहार की जनता को छोड़ देंगे तो लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल नहीं ना बिहार की जनता को छोड़ेगी। वह बिहार की जनता के साथ खड़ी रही है हर समय, हर समस्या में। और आज लालू जी और पार्टी जो है तो जनता के साथ खड़े हैं। अब उनको बेचैनी है, अब वो घर में आराम कर रहे हैं और उन्हीं से माने बयान जारी कर दे रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चितरंजन जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपनी वीआईपी न्यूज के साथ रखने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब भी आरजेडी नेता इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ वैसे ही अब यहां पर भी खेला होगा। और ये भी उनका कहना है कि अब जितना वक्त जेडीयू ने लिया जनता को परेशान करने में, ये आरजेडी का कहना है, तो ऐसे में जनता को, उनके तरफ से जनता को मुक्त कराना है और यही वो वजह है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय होते एक बार फिर से देखे जा रहे हैं। तो वहीं कोरोना काल में कई लोगों से उनकी रोजी रोटी छिन गई है। लोग अपना भरण पोषण करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता किसानों के भी हाल बेहाल दिख रहे हैं। सरकारी उदासीनता के चलते किसान अपने धान को लेकर काफी चिंतित है। सरकारी धान क्रय केंद्र पर क्या है अनाज का हाल और क्यों है अन्नदाता किसान बेहाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही खुद को किसान के हितैषी और दूसरे को किसान विरोधी बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसान हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, पर शायद ये योजना फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पलामू के चांदपुर प्रखंड के धान क्रय केंद्र का है, जहां हजारों क्विंटल धान लेकर क्रय केंद्र पहुंचे किसान अपने धान के खरीद होने की राह देख रहे हैं। सारे धान खुले आसमान में रखे गए हैं। राज्य में ताजा मौसम के हालात से किसान काफी चिंतित है। उन्हें डर है कि लगातार हो रही बारिश से कहीं धान बर्बाद न हो जाए। किसानों का कहना है कि उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से धान क्रय करने को लेकर रजिस्ट्रेशन का मैसेज मिला था, जिसके बाद किसान अपना धान लेकर क्रय केंद्र पहुंचे, पर कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी धान का क्रय नहीं हो पाया है। मरने सिवाय किसान के पास कुछ बचबे नहीं किया है। हम लोग 3 महीना से आके बैठे हैं,
सप्ताह में एक दिन खुलेगा, वो नहीं सेंटर बंद रहता है। सर को पता नहीं है कि सेंटर खुला है कि नहीं खुला है। हम लोग चारों भाग गए, डीसी पास गए, एसडीओ पास गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग धान गिरा बैठे हैं, डेली 4 बोरा 5 बोरा चोरी हो जा रहा है, कोई इधर उधर चोरी कर ले रहा है। हम लोग क्या करें? पलामू में कुल 14,595 किसानों का धान क्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं चैनपुर प्रखंड में 1,364 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी के धान खरीद की जिम्मेदारी एफसीआई की है और एफसीआई कर्मियों की लापरवाही के कारण यह खरीद नहीं हो पा रहा। इधर एफसीआई के कागजी रिपोर्ट्स में 61% धान का खरीद किया जा चुका है, पर ये तस्वीरें जमीनी हकीकत साफ बयां कर रही हैं। इस मामले पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने एफसीआई की लापरवाही की बात कही और रजिस्टर्ड किसानों का धान समय रहते खरीद लिए जाने का आदेश भी दिया है। रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 14,595 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और पलामू जिला का जो भी प्रोक्योरमेंट का वर्क है वो एफसीआई को दिया गया है और टारगेट इनको करीब 8 लाख क्विंटल का था, जिसके विरुद्ध में अभी तक 30 अप्रैल तक जो लास्ट डेट था, इन्होंने 5 लाख क्विंटल से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर लिया है, जो करीब 6,474 किसान का है। और अभी चूंकि कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, इसलिए अभी यही अचीवमेंट इनका। इसके बारे में एफसीआई से डिस्कशन हुआ है बहुत बार। एक्चुअली ये लोग ज़्यादातर राइस मिल बिहार से इन लोग एग्रीमेंट किए हैं और इन लोग का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है प्रोक्योरमेंट के बाद धान को लेके जाने का, वो बहुत ही स्लो है। इसको इन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया। किसान हित में काम करने का दावा ठोकने वाले इस देश में आज सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सभी से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं, पर दूसरों का पेट भरने वाले इस वैश्विक महामारी में अपने घर को छोड़ धान क्रय केंद्र पर जान जोखिम में डालकर धान की खरीद होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन की नजर किसानों की ओर कब जाती है और कब उनके धान की खरीद हो पाती है। वीआईपी न्यूज के लिए पलामू से संवाददाता विवेक सहाय के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक सहाय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक सहाय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि पलामू के जो तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त आई हैं, तो ऐसे में जब किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वो धान क्रय केंद्र के पास उनका मैसेज आया था, लेकिन जब वो धान क्रय केंद्र पहुंचे तब भी उनका धान को क्रय अभी तक नहीं किया गया है और खुले में इन अनाज को रखा भी गया है। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रही है तस्वीरें कि बिहार के मौसम के हालात भी बदलते हुए नजर आ रही, ये भी एक चिंता बताई जा रही है। क्या अपडेट है? क्या अभी तक किसानों को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा? जी, आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चैनपुर प्रखंड के धान क्रय केंद्र के, जहां पर कई महीनों से किसान अपने धान लेकर आए हैं, पर यहाँ पर एफसीआई की लापरवाही के कारण किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं और ये बदलते मौसम को लेकर काफी परेशान है। एक तरफ कोरोना महामारी जो चल रही है, उसमें लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन किसान खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। जी ठीक, लेकिन क्या अभी तक इनको जो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनके धानों का क्रय हो जाएगा? क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो ये खुले में जो धान पड़ा हुआ है इतने लंबे समय से, वो पूरा फसल उनका बर्बाद हो जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगी अन्नदाताओं की। जी, आपको बता दें कि ये लगातार आप जिला प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाए हैं, मगर किसी तरह का समस्या का निदान नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार बदलते मौसम, जो हल्की बारिश हो रही है, उसमें इन लोगों को बार बार डर भी सताता है कि हमारा जो भी फसल है वो बर्बाद हो रही है। और यहाँ पे कोई किसी तरह का एफसीआई की तरफ से, चाहे खाद्य आपूर्ति की तरफ से, किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, लेकिन आखिर लापरवाही बढ़ती क्यों जा रही है? इसके पीछे का कारण पता चल पाया है? क्योंकि जब मैसेज पहले से ही आ गया है किसानों को, उसके बाद से वो अपने अनाज की बोरियां लेकर के यहाँ धान क्रय केंद्र पर पहुंचते हैं, तो इसके बावजूद इनके धान को क्रय क्यों नहीं किया जा रहा? आपको बता दें कि आपको यहाँ पे जो भी किसान है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो अपने धान को लेकर यहाँ धान क्रय केंद्र, ये आपको एफसीआई की लापरवाही के कारण यहाँ पे धान नहीं लिया जा रहा है। और आपको यह भी पता दें कि किसान लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि उनका धान ले लिया जाए, लेकिन
नहीं लिया जा रहा है और लोग वहां पे अपने धान की रखवाली करते हैं और अपने परिवारों से दूर भी हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का जिला प्रशासन भी लापरवाह है और एफसीआई भी लापरवाह कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी आज के 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर जो हमने आपको बताई कि किस तरीके से 18 प्लस के लोगों को अब कोरोना का टीकाकरण लगाया जाना बिहार में शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी खबर हमने आपको बताई कि लालू प्रसाद यादव जो वर्चुअल मीटिंग 2 बजे लेने वाले थे, अभी हाल फिलहाल ये मीटिंग शुरू की जा चुकी है और मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आते हैं और किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है वो भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन वहीं तीसरी बड़ी खबर थी कि कैसे किसान भी अब लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि धान क्रय केंद्रों का रुख कर रहे हैं लेकिन उनके धान को क्रय नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बेहद चिंतित विषय बना हुआ है किसानों के लिए भी, क्योंकि अब उनके जो अन्नदाता हम जिन्हें कहते हैं उनके भी एक तरीके से कमाई पर जो जमा पूंजी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे और आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।